नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और भारत के संवैधानिक विकास की उस रोमांचक यात्रा पर नजर डालते हैं जो 1773 में शुरू हुई और 1947 में एक नए देश के जन्म के साथ खत्म हुई। ये सिर्फ कुछ कानूनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक देश के बनने की। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी ही बड़े सवाल से करते हैं। आखिर एक पूरे देश के लिए नियम कानून लिखे कैसे जाते हैं? ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि किसी भी देश का पूरा ढांचा आखिर बनता कैसे है। हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं ना, वो पूरे 174 साल लंबी है। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी की नियम किताब से शुरू हुआ सफर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान तक पहुंचा। इसका जो स्केल है वो अपने आप में ही कमाल का है। अब इस लंबे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट लिया है। पहले एक कंपनी का राज, फिर ताज का शासन, इसके बाद एक सतर्क निमंत्रण, फिर भारत का ब्लूप्रिंट और आखिर में स्वतंत्रता और विभाजन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव, एक कंपनी का राज। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो थी बिजनेस करने, लेकिन धीरे धीरे एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत करने लगी और यहाँ ही ब्रिटिश सरकार ने पहली बार उसे कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू की। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे पावर धीरे धीरे सेंट्रलाइज हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी शुरुआत हुई, जो कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहला सीरियस कंट्रोल था। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने डबल गवर्नमेंट की नींव रखी, एक ऐसा सिस्टम जिससे लंदन से कंट्रोल और मजबूत हो गया। 1813 तक आते आते कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई और 1833 तक पावर एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में आ गई। और आखिर में 1853 का एक्ट, जिसने सिविल सर्विसेज के दरवाजे भारतीयों के लिए भी खोल दिए। और यहीं पर एक काफी दिलचस्प चीज हुई। 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए रखे गए। आज सुनने में ये रकम शायद छोटी लगे, पर उस वक्त ये एक बहुत बड़ा और सिंबॉलिक स्टेप था। इस दौर में कई फर्स्ट्स हुए, जिनसे आने वाले भारत की नींव रखी जा रही थी, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। 1774 में कलकत्ता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बना। पहली बार भारतीय इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया और यहीं पर मैकॉले जैसे पहले लॉ मेंबर को काउंसिल में जोड़ा गया और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कामों को अलग-अलग करने की शुरुआत हुई। चलिए अब दूसरे फेज पर चलते हैं। द क्राउन टेक्स कमांड, 1857 का विद्रोह। इसके बाद सब कुछ बदल गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां हुकूमत एक कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश राजशाही के हाथ में आ गई। तो ये पावर शिफ्ट असल में था क्या? देखिए, कंपनी रूल में जो गवर्नर जनरल होता था, वो अब क्राउन रूल में वाइसरॉय बन गया, यानी सीधे क्राउन का प्रतिनिधि। और जो डबल गवर्नमेंट का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, उसे हटाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद बनाया गया, जो सीधे ब्रिटिश कैबिनेट को जवाब देता था। और फिर आया एक हिस्टोरिकल मोमेंट। 1861 में पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया। इनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव शामिल थे। छोटी ही सही, पर यह भारतीय रिप्रेजेंटेशन की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसका असर बहुत गहरा और विवादास्पद रहा, कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। इसे 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में लाया गया। सिस्टम ये था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो हमारा तीसरा स्टॉप है एक कॉशियस इन्विटेशन। मतलब ये वो फेज था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की भागीदारी थोड़ी और बढ़ाई, लेकिन जैसा नाम से ही साफ है, हर कदम बहुत फूक फूक कर रखा जा रहा था। और इसी दौर में सामने आया डायरकी, यानी द्वैध शासन का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट। 1919 के एक्ट से इसे प्रांतों में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। तो ये डायरकी काम कैसे करती थी? देखिए, बड़ा क्लेवर डिवीजन था। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे, मतलब अहम चीजें जैसे पुलिस, फाइनेंस, जस्टिस, वो सब गवर्नर के हाथ में। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, वो दे दिए गए भारतीय मंत्रियों को। मतलब जिम्मेदारी दी, पर असली पावर नहीं। लेकिन 1919 के एक्ट में सिर्फ इतना ही नहीं था। पहली बार सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर,
यानी 2 सदन बने। और सबसे बड़ी बात, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए। हाँ, ये अलग बात है कि वोट देने का हक सबको नहीं था, काफी लिमिटेड था। और अब हम आते हैं उस डॉक्यूमेंट पर जिसे आज़ाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। शायद इस पूरे सफर का सबसे जरूरी कानूनी दस्तावेज यही था। तो क्या खास था इस ब्लूप्रिंट में? सबसे पहले इसने प्रांतों से डायरकी को खत्म किया और उन्हें ऑटोनॉमी दी। पावर्स को 3 लिस्ट्स में बांटा गया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? क्योंकि ये सिस्टम आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है। और हाँ, इसी एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट की स्थापना का रास्ता भी खोला। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक फेज में, स्वतंत्रता और विभाजन। ये आखिरी दशक नेगोशिएशंस, फेल्ड मिशंस और आज़ादी की तरफ बढ़ते कदमों से भरा था। 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया। उनका प्रपोजल क्या था कि वर्ल्ड वॉर II के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, मतलब स्वशासन तो होगा पर पूरी आज़ादी नहीं। और रिएक्शन क्या हुआ? इसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें तुरंत आज़ादी की कोई बात ही नहीं थी। और इस प्रपोजल पर गांधी जी का जो कमेंट था वो तो इतिहास बन गया। उन्होंने इसे कहा, एक ढहते हुए बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक। इस एक लाइन ने, कह सकते हैं, सब कुछ बयां कर दिया। फिर 1946 में आया कैबिनेट मिशन। मकसद साफ था, पावर ट्रांसफर कैसे हो और संविधान बनाने का प्रोसेस कैसे शुरू हो, इसका रास्ता तैयार करना। इसने अलग पाकिस्तान की डिमांड को तो रिजेक्ट कर दिया, पर इसका सबसे बड़ा आउटकम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना, वही असेंबली जिसने आज़ाद भारत का संविधान लिखा। और आखिर में द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये माउंटबैटन प्लान पर बेस था। नतीजा, भारत का विभाजन इंडिया और पाकिस्तान में। जो बाउंड्री लाइन बनी उसे कहते हैं रैडक्लिफ लाइन। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। तो इस तरह 174 साल के एक लंबे कॉम्प्लिकेटेड सफर के बाद जो कहानी एक कंपनी के लेजर बुक से शुरू हुई थी, वो एक देश के संविधान पर आकर पूरी हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। ये जो 174 साल पुराना ब्लूप्रिंट था, जो बना तो एक एम्पायर के लिए था, उसका कितना हिस्सा आज भी हमारे भारत में, हमारे सिस्टम में जिंदा है? ये सोचने वाली बात है ना?